हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस जो आपके नेक्स्ट कमिंग एग्जामिनेशन है, बोर्ड एग्जामिनेशन 26 अप्रैल से, उसका सिलेबस भी है, तो थोड़ा सा एक रिव्यू कर लेते हैं इसमें और प्रयास करते हैं कि हमारा कोई क्वेश्चन परीक्षा में छूटने न पाए, इसीलिए रिव्यू मैं दे रहा हूँ। ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में हाइट और डिस्टेंस ऑलमोस्ट दोनों सेम चीज़ है, तो फिर अलग अलग क्यों लिखा है? डिफरेंस ये है कि जब हम वर्टिकली कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसको हाइट कहते हैं। अब अगर वह अर्थ से ऊपर है तो हाइट होगा, और अर्थ के नीचे है तो डेप्थ होगा, और अर्थ के पैरेलल है तो उसको डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन मेजरमेंट वही है, उसी रूलर से। अगर छोटा डिस्टेंस है तो रूलर से मेजर करेंगे, बड़ा डिस्टेंस है तो टैप होता है, मीटर टैप या फीट का टैप, जो सर्वेयर्स वगैरह रखते हैं, इंजीनियर्स रखते हैं। ज़्यादा कम से कम 100 मीटर का आसपास का होता है, वो उससे मेजर करते हैं। तो हाइट भी उससे मेजर करते हैं और डिस्टेंस भी उसी से मेजर करते हैं। यूनिट भी दोनों का सेम होता है। ठीक है। सिर्फ फ़र्क यही है कि जो अर्थ के पैरेलल है तो उसको हाइट नहीं कह सकते हैं, उसको डिस्टेंस कहते हैं। और जो अर्थ के वर्टिकल है और अगर वह ऑब्जर्वर अगर ऊपर आँख उठा करके देखता है तो वो हाइट कहलाता है, और अगर वो नीचे की ओर देखता है, कोई गड्ढे में देखता है, खाई में देखता है, तो उसको डेप्थ कहते हैं। लेकिन सेंस लगभग सेम है। आप लोग ये जानते हैं कि हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो कुछ नहीं, ट्रायंगल्स ही पढ़ते हैं, कोई दूसरा चीज़ नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में एक स्पेशल ट्रायंगल होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। स्पेशल ट्रायंगल क्या है? तो वो है राइट ट्रायंगल। ठीक है। स्पेशल ट्रायंगल क्या है? तो सिर्फ राइट ट्रायंगल है और कुछ नहीं है। यही हुआ स्पेशल, सिर्फ राइट ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है। आप कहेंगे कभी कभी दूसरे तरह का भी ट्रायंगल तो बन जाता है, बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में भी। तो जहाँ भी जैसे भी ट्रिग्नोमेट्री में बनाएंगे तो उसमें परपेंडिकुलर हम सर्टेनली डालते हैं। अब परपेंडिकुलर डालेंगे तो हाइट हो गया। ठीक है। तो हाइट से ही इसको मतलब है। आप जानते हैं कि 90 डिग्री एंगल के अपोजिट जो साइड होता है या आर्म होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है। इसके 90 डिग्री एक ही होता है, दो हो नहीं सकता। तो जब दो हो नहीं सकता तो हाइपोटेन्यूज एक ही हो सकता है, बाकी दोनों एंगल एक्यूट होता है। अब जो दो एंगल एक्यूट है तो इसीलिए बेस और परपेंडिकुलर जो है वह रेस्पेक्टिव हो गया, परफेक्ट नहीं हुआ, रेस्पेक्टिव हो गया। कौन सा साइड लेंगे उसके एंगल लेंगे, उसके अनुसार हमारा बेस और परपेंडिकुलर होगा। मान लीजिए हम इस ट्रायंगल का नेम डाल देते हैं ABC। बी पर 90 डिग्री हो गया, तो एंगल C के लिए AB परपेंडिकुलर हुआ और BC बेस हो गया, और एंगल A के लिए BC परपेंडिकुलर हुआ और AB बेस हो गया। तो बेस और परपेंडिकुलर, चूँकि 90 डिग्री एंगल एक ही होता है किसी ट्रायंगल में, इसीलिए एक ही हाइपोटेन्यूज हुआ और फिक्स्ड हो गया, कोई दूसरा नहीं होगा। जब भी होगा तो 90 के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज होगा। लेकिन एक्यूट एंगल एक नहीं है, दो है। तो एक्यूट किसी भी ट्रायंगल में, चाहे किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, दो से कम एक्यूट नहीं हो सकता। ठीक है। तीनों एक्यूट हो चलेगा, लेकिन दो से कम एक्यूट नहीं हो सकता। सिर्फ एक एंगल ही, चाहे तो थर्ड एंगल जो भी है वो राइट हो, चाहे ऑब्ट्यूज हो, चाहे एक्यूट हो, यही तीन हो सकता है। तो एक्यूट तीनों हो। अगर एक एंगल और थर्ड एंगल भी एक्यूट है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, और अगर थर्ड एंगल ऑब्ट्यूज है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, और राइट है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। तो एंगल C के लिए AB परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड, एंगल के अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और एंगल जिस पर बना हुआ होता है उसको हम लोग बेस कहते हैं। तो एंगल C है
ये BC पर बना हुआ है, इसीलिए ये BC बेस हो गया C एंगल का, ठीक है, और AB परपेंडिकुलर हो गया। उसी तरह से A के अपोजिट जो साइड है BC, वो AB के लिए, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर हो गया और AB बेस हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज को का फर्स्ट लेटर H है और इसको H से ही डिनोट करते हैं। और थोड़ी देर के लिए हम लोग अभी मान लेते हैं BC के अनुसार ही, एंगल C के अनुसार चलते हैं, तो BC को B यानी बेस को B से डिनोट करते हैं और परपेंडिकुलर का फर्स्ट लेटर P है तो इसको P से डिनोट करते हैं। अभी ये एंगल C के अनुसार लिखा हुआ है, ठीक है। अगर एंगल A के अनुसार लिखेंगे तो इसको P लिखेंगे और इसको B लिखेंगे, ठीक है। यही हो गया, इसको P और इसको B। आ गई बात समझ में? तो हम एक के रेस्पेक्ट में ही लिखते हैं, दूसरे को मिटा देते हैं, जैसा ज़रूरी होगा वैसा करेंगे। और आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यह रिलेशन पहला हो गया। उसके बाद आप TR का डेफिनेशन जानते हैं, जिसमें 6 TRs हैं। तो वो फर्स्ट है साइन, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर इस एंगल को थीटा लिख दें तो साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है। तो इस एंगल थीटा के लिए ये हो गया AB/AC, ठीक है। कॉस थीटा B/H होता है, तो ये हो गया BC/AC, ठीक है। tan थीटा होता है, तो tan थीटा इक्वल टू P/B होता है, यानी कि AB/BC हो गया, ठीक है। और कॉसेक इसका उल्टा हो गया, तो AC/H/P हो जाएगा, तो AC/AB हो जाएगा। कॉस थीटा यह और सेक थीटा हो जाएगा H/B, तो AC/BC हो गया। और tan का अपोजिट कॉट होता है, तो B/P यानी BC/AB हो गया, ठीक है। और अगर हम यहाँ एक लाइन और देखें तो इसको लिख सकते हैं AB/AC होल डिवाइडेड बाय BC/AC, ठीक है। तो इसी को लिखे हैं, चूँकि ये AC और ये AC कैंसिल हो जाएगा, तो फिर AB/BC हो गया, तो ये tan थीटा ही रह गया। इस AB/BC को हम लोग साइन लिख देते हैं और इस BC/AC को हम लोग कॉस लिख देते हैं, ठीक है। इसीलिए tan थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये आपका सिर्फ रिव्यू हो गया ट्रिग्नोमेट्री के लिए। 6 रेशियो TR होता है, जिसको रेशियोज हैं, यानी कि इसीलिए साइन का आप कभी नहीं सुने होंगे कि साइन थीटा का वैल्यू इतना सेंटीमीटर या किलोमीटर या इतना फीट, इतना यार्ड वगैरह कुछ नहीं सुने होंगे। उसमें यूनिट नहीं होता है, क्योंकि रेशियो है, रेशियो लाइक टर्म्स में होता है और लाइक टर्म्स का यूनिट नहीं होता है, दोनों कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पर आते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं और अब हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। ये जान लीजिए, यदि हमको PB और थीटा दिया हुआ है तो PB और थीटा का संबंध tan से है। PB और थीटा tan में लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर PB और थीटा में से कोई दो दिया हुआ है, PB है तो थीटा निकल जाएगा, B और थीटा है तो P निकल जाएगा, P और थीटा है तो B निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर P और थीटा है तो H भी निकल सकता है, B और थीटा है तो H भी निकल सकता है, ठीक है। तो कॉस थीटा के फार्मूला से BH और थीटा कॉस में है, PH और थीटा साइन में है। तो क्या दिया हुआ है, कौन सा फार्मूला लगेगा, यह आपके रिलेशन जो यहाँ लिखा हुआ है इसी रिलेशन पर डिपेंड करता है। रिलेशन कौन सा फार्मूला लगेगा, बस इसी का सिलेक्शन करना है, चयन करना है। आज जो एक बार सेलेक्ट हो गया तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हाइट एंड डिस्टेंस के लिए दो स्पेशल चीज़ है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एलिवेशन कहते हैं ऊपर की ओर देखना, ठीक है। जो भी हम देखते हैं शरीर के किसी अन्य भाग से नहीं देखते हैं, आँख से देखते हैं।
तो आँख के सामने, हमारे आई के सामने एक हॉरिजेंटल प्लेन मान लेंगे, सपोज करेंगे, देना नहीं है, हॉरिजेंटल प्लेन मान लेंगे, ठीक है। और जब किसी चीज़ को देखने के लिए इस हॉरिजेंटल लेवल से, क्षैतिज लेवल से, समतल लेवल से, जो हमारे आँख के समान, धरती के समानांतर आँख से के सामने से गुजर रहा है, तो उसके ऊपर अगर उसको देखने के लिए अगर हमारी आँख ऊपर की ओर, पुतली ऊपर की ओर उठती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है, और जब पुतली नीचे की ओर होती है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग दिखाएं, जैसे मान लीजिए कि ऑब्जर्वर सी पर है, यानी आँख ऑब्जर्वर का सी पर है, तो ए को देखने के लिए उसको अपनी आँख ऊपर उठाना होगा, तो ये एंगल थीटा जो है ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ठीक है। और लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर ए पर खड़ा हो, यानी उसकी आँख ए पर है, तो यहाँ से एक हॉरिजेंटल प्लेन खींच लीजिए, और तब ये एंगल जो है, इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं करते हैं। हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनता है वही एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में से कोई एक हो सकता है। तो हॉरिजेंटल ये लाइन तो अर्थ के पैरेलल है, ठीक है, यानी ये बोर्ड का जो ये बॉटम लाइन है इसके पैरेलल ले लिए, ये भी बॉटम लाइन या अपर लाइन ये दोनों पैरेलल है, इसीलिए इसके पैरेलल है तो ये हॉरिजेंटल हो गया। तो हॉरिजेंटल के से जो एंगल बनता है, द एंगल मेड विथ हॉरिजेंटल लाइन, दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और आइदर एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसी एंगल को कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन इसी एंगल को कहते हैं, ठीक है। इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी, चूँकि एंगल ऑफ एलिवेशन में अलग से कोई हॉरिजेंटल लाइन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए उसको कहीं दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन में हॉरिजेंटल लाइन दिया हुआ नहीं रहता है, और ट्रायंगल तो इधर बन रहा है, जो हॉरिजेंटल ऑफ ये डिप्रेशन एंगल के कारण ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ठीक है, ट्रायंगल इस तरफ बन रहा है। इसीलिए इसको कभी कभी स्टूडेंट मिस में इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कंसीडर कर लेता है, जो कि 100% रॉन्ग है, ठीक है। इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं लेना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया, थोड़ी देर के लिए हम इसको अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? द एंगल मेड विद द हॉरिजेंटल, द आईसाइट मेड एंगल विद द हॉरिजेंटल is known as the angle of depression or angle of elevation, according as if the our eyelash is goes up and eyelash goes down, according to that. ऊपर की ओर देखते हैं एलिवेशन, नीचे की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। लेकिन हर हाल में मेजर बेस लाइन हमारा हॉरिजेंटल लाइन होगा, और वह हॉरिजेंटल लाइन हमारा जो ऑब्जर्वर है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं या कोई थर्ड पर्सन है, तो उसी के हॉरिजेंटल से जो लाइन बना आर्टिफिशियल यानी इमेजिनरी, उसी इमेजिनरी हॉरिजेंटल प्लेन से जो एंगल बनता है उसी को हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये जानते हैं कि जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल, ये एंगल और ये एंगल पैरेलल हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, तो इक्वल होना चाहिए। तो इस केस में अल्फा इक्वल टू थीटा हो जाएगा, ठीक है, अल्फा इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन बनेगा इसी एंगल पर, लेकिन दिया हुआ है अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये एंगल बना करके यहाँ पर यही एंगल अगर मान लिए यहाँ थीटा लिए, यहाँ अल्फा लिए, तो अल्फा और थीटा इक्वल हो गया। तो यहाँ आप अल्फा भी लिख सकते हैं या यहाँ पर आप थीटा भी लिख सकते हैं। चूँकि मेजर क्या लिखना है तो वो जो गिवन है उसके आधार पर हमको लेना है। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है तो यहाँ अल्फा लिखेंगे तो यहाँ अल्फा लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन में इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, इसीलिए यहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, क्या कर सकते हैं इसी के अनुसार हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज है 9.1, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं और आप लोग थोड़ा ध्यान दें
A circus artist is climbing a 20-meter long rope, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए रोप का लैडर जो है वो थोड़ा सा एंगल बना करके होगा, यानी वो हाइपोटेन्यूज हो गया, और जिस पोल पर बंधा है वो रोप ऊपर में वो वर्टिकल है, कह भी रहा है कि वर्टिकल पोल से बंधा है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द आर्टिस्ट, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, तो ये 20 मीटर का रोप लैडर हो गया, इसी पर सर्कस का आर्टिस्ट चढ़ रहा है, और ये रोप ऊपर में एक वर्टिकल पोल से बंधा हुआ है। इसका नाम हम ABC रख देते हैं, B पर 90 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, AB इज द वर्टिकल पोल, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, लेट AB इज द वर्टिकल पोल और ये लैडर जो है, यानी ये रोप लैडर जो है वो जहाँ पर भी बंधा है सर्कस के अंदर कैंपस में, उसको वो धरती के साथ, अर्थ के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब कहता है कि वर्टिकल पोल का लेंथ निकालिए। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक है, हाइट ऑफ द पोल ये AB निकालना है। अब देखिए इस एंगल के लिए AB परपेंडिकुलर हो गया, और दिया हुआ क्या है तो हाइपोटेन्यूज, यानी H इक्वल टू 20 मीटर। एंगल दिया हुआ है थीटा या अल्फा, जो मानिए 30 डिग्री, और निकालना क्या है AB यानी वर्टिकल पोल, यानी P इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर ही है। ठीक है, अपोजिट साइड है, तो PH और थीटा, देखिए PH और थीटा साइन से रिलेटेड है, तो साइन का फार्मूला लगेगा, बस हो गया हियर। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाय H। अब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, याद करिए 1/2 इज इक्वल टू P, H कितना है 20 सेंटीमीटर, तो क्रॉस कर दीजिए, दिस इम्प्लाइज 20 बाय मीटर बाय 2 इज इक्वल टू P, तो कितना हो गया P, दिस इम्प्लाइज P इक्वल टू 10 मीटर। यानी कि जो पोल सर्कस के अंदर है गड़ा हुआ, जिसमें लैडर है, रोप लैडर है बंधा हुआ, ऊपर में टाइट किया हुआ है, तो उसका लेंथ 10 मीटर है। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था, ये BC नहीं पूछ रहा है। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। अब फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 9.1 एंड द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, दैट वी हैव सॉल्व नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान दें। A tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबा सा कोई ट्री है, किसी चीज़ का नाम तो मेंशन नहीं है कि ताड़ का पेड़ है कि नारियल है कि आम है, ये नहीं है, सिर्फ ट्री है, लंबा है, और स्टॉर्म यानी आंधी के कारण वह किसी पॉइंट पर से टूट के पूरा का पूरा नहीं गिरा है, माने कुछ ऊपर में लगा हुआ है और ज़मीन से सट गया है, माने कुछ पोर्शन ऊपर में ही लगा हुआ है, लेकिन वह भार ऊपर बर्दाश्त तो नहीं हुआ, तो वो नीचे ज़मीन में सट गया, यानी फुनगी उसका
टॉप जो है वो धरती से सट गया, तो थोड़ी दूर पर जाके सटा होगा। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर हम इसी को मान लेते हैं, इसी फिगर को मान लें, इसको यहाँ रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम यहाँ पर इसको देखिए, ये पी ट्री जो है थोड़ा लंबा है, ठीक है, ट्री थोड़ा लंबा है और पॉइंट ए से टूट करके, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है ए डैश, थोड़ी देर के लिए रखे, और टूट करके ये सी पर, यहाँ पर है, झुक गया, यहाँ से बेंड हो गया और सी पर आकर धरती को टच किया, और ये BC डिस्टेंस, पेड़ का जड़ ये हो गया, फुट यही हो गया, पेड़ का फुट यही हो गया पैर, और यहाँ से उसका फुनगी जो है, टॉप जो है वो 8 मीटर के डिस्टेंस पर अर्थ को टच करता है, और ये जो इस तरह से पेड़ गिरता है तो ये अर्थ के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यहाँ पर भी ये एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो एंगल से एलिवेशन से रिलेटेड हो गया। बेस है 8 मीटर, ठीक है। अब इस ट्रायंगल ABC पर विचार करिए, एंगल 30, ये बेस हो गया 8 मीटर, परपेंडिकुलर, पहले AB निकालना है, उसके बाद A' निकालना है। ठीक है, तो A' निकालने के लिए हमको AC निकालना होगा, क्योंकि यही जो पोर्शन है ये ऐसे बेंड कर गया है। ठीक है, ये ऐसे यहाँ से ऐसे बेंड कर गया है, C पर टच करता है। ठीक है ना, तो BC तो मालूम है, तो AB भी मालूम करना होगा और AC भी मालूम करना होगा, हाइपोटेन्यूज भी मालूम करना होगा। तो इसी बेस से हमको P भी निकालना है, इसी बेस से हमको H भी निकालना है। ठीक है, तो पहला काम करते हैं, या लिखते हैं यहाँ, लेट A' बी द ट्री बिफोर द स्टॉर्म, लेट द प्रीवियस पोजीशन ऑफ, लेट प्रीवियस पोजीशन of tree, that is before a storm, that is before a storm, A' is A'. ठीक है, due to a storm, tree bends at A and touch the ground at C, and touch the ground at C. क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड हाइट ऑफ द ट्री, दैट इज A', B. For getting this, for getting A', B, we have to obtain height of, obtain length of AB, ऐसे ही लिख देता हूँ, length of AB and AC। ठीक है, यही AB और AC निकालना है। अब बाद में यही AB और AC को ऐड कर देंगे तो A', B हो जाएगा। तो AB निकालने के लिए हमको P, ये P चाहिए, तो P, B और थीटा, tan थीटा से निकालना होगा। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू AB बाय
BC या tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू AB तो मालूम ही नहीं है, अब BC है 8 मीटर। दिस इम्प्लाइज, तो ये क्या हो गया, AB इक्वल टू हो गया 8/√3 मीटर। तो √3 नीचे नहीं रखना है, इसीलिए तो आपको क्लास 9 में रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर सिखाया था। तो √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8√3/3 मीटर, ठीक है, ये निकल गया। अब हमको AC निकालना है, तो ये B है और H है, एंगल है, तो कॉस से B, H और थीटा कॉस से संबंधित है। नाउ फॉर AC cos थीटा इक्वल टू BC/AC। दिस implies cos 30 डिग्री cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 इक्वल टू BC मालूम है 8 सेंटीमीटर और AC नहीं मालूम है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, AC इक्वल टू 16/√3, तो इसको लिख देता हूँ रेशनलाइज करके 16√3/3 मीटर, ठीक है। ये निकल गया हमारा, AB निकल गया, ये AB निकल गया हमारा 8/√3 लिखिए, चाहे 8√3/3 लिखिए, और AC हमारा 16√3/3 हो गया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ A-B इज इक्वल टू AB प्लस AC, दैट इज इक्वल टू 8√3/3 प्लस 16√3/3 मीटर, दैट इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर समान है, एलसीएम वही हो गया, 16 8 कितना हो गया 24, 24√3/3। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 8 जा 24, तो 8√3 मीटर हो गया, ठीक है। तो पेड़ का हाइट, जो ओरिजिनल हाइट था वो 8√3 था, ठीक है, और कितना पर टूटा था, तो 8√3/3 से टूटा था। यानी यह सोच कह सकते हैं कि 8√3 टोटल हाइट ये है, तो 1/3 नीचे रह गया और 2/3 से टूट गया, ठीक है, बेंड हो गया, 2/3 जमीन में सट गया और 1/3 खड़ा रह गया, ठीक है। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एट व्हाट प्लेस ट्री वाज बेंड, तब हमको लिखना होगा at A, that is from the ground at the height of 8√3/3 the tree was bent towards earth, ठीक है। अब जिस तरह से पूछे, अगर आप समझ के रखे हैं या किसी तरह की कोई समस्या होगी तो आप हमको रिपोर्ट करेंगे, यानी कमेंट्स के थ्रू, तो हम आपको आंसर देंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट का और क्वेश्चन का आंसर देते, सारे क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी का देंगे हम। इसके अलावे भी कुछ क्वेश्चंस अगर आपको हो तो हमको लिख कर भेजिए कमेंट सेक्शन में, या नहीं तो हम अपने पास जो और डिफरेंट बुक्स हैं हम उससे आपको क्वेश्चन देंगे। और आपको एक रिपोर्ट और मैं दे रहा हूँ कि कल आपके लिए एक सजेस्टेड क्वेश्चन होगा जो मैं बोर्ड पे लिखूँगा, उसका कल तो आंसर नहीं दूँगा, आपको 2 दिन का समय दूंगा ताकि आप उसको सॉल्व करें, और उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा और मेरे सॉल्यूशन से जैसे बोर्ड में पैटर्न में लिखा जाता है उस तरह से आपको मैं लिख के बताऊंगा, ताकि आपको एक नंबर भी आपका आधा, एक तो बहुत हो गया, आधा नंबर भी आपका जो है माइनस नहीं हो, ठीक है। इस आधार पर मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन, आपको अपने सजेस्टेड क्वेश्चन का आंसर दूंगा। 2 दिन का आपको समय लूँगा, बीच में कुछ दूसरा चीज़ पढ़ाऊँगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं बताऊंगा, सीधे 2 दिन के बाद आपको ये मिलेगा सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।